हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हम C4 साइकिल के बारे में बात कर रहे थे और मोनोकोट प्लांट के अंदर मैंने बताया था कि C4 साइकिल एक तरह का अडेप्टेशन होता है जो कि हाई टेम्परेचर पर फोटो रेस्पिरेशन को रोकने के लिए विशेष स्पेशल टाइप के अडेप्टेशंस इनके अंदर डेवलप हो जाते हैं। क्रेंज एनाटॉमी के अंदर आ जाती है जिससे फोटो रेस्पिरेशन रुक जाता है। आज उसी तरह का मॉडिफिकेशन एक और हमें यहाँ पर देखना है। ये भी स्पेशल टाइप का मॉडिफिकेशन है जो स्पेशल टाइप के प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसे हम कैल्सुलेशियन एसिडिक मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। कैल्सुलेशियन एसिडिक मेटाबॉलिज्म शॉर्ट में CAM साइकिल के नाम से भी इसको जाना जाता है या CAM मेटाबॉलिज्म भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, रैनसन एंड थॉमसन, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको जो है डिस्कवर किया था और इसके बारे में डिटेल स्टडी इन्होंने की थी। इन्होंने इसको जो है सकुलेंट प्लांट के अंदर देखा था। अब सकुलेंट प्लांट कौन से होते हैं? जो ज्यादातर जो है डेजर्ट के अंदर जो पाए जाते हैं उनको हम सकुलेंट प्लांट के नाम से जानते हैं। डेजर्ट में जनरली इस तरह के प्लांट जैसे एगेव है, युक्का है, क्रेसुलेसी जो फैमिली होती है उस फैमिली के मेंबर जितने भी होते हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं, एगेव है, युक्का है, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनके अंदर जो है एगेव और युक्का जो होते हैं इनके अंदर जो है स्पेशल टाइप से जो है कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं क्योंकि ये ज़्यादातर डेजर्ट में होते हैं और डेजर्ट में जो टेम्परेचर जब 50-60 डिग्री हो जाता है, 50-60 डिग्री हो जाता है तो इस टेम्परेचर पर ट्रांसपिरेशन की रेट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है और उससे वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और उससे बचने के लिए इन प्लांट के अंदर स्पेशल टाइप की जो है स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है या स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म डेवलप हो जाती है। वो मैकेनिज्म क्या होती है? इसके अंदर जो स्पेशल एडेप्टेशंस आते हैं उन एडेप्टेशन में सबसे मेन जो एडेप्टेशन है वो है स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा। अब ये स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा क्या होते हैं? जनरली आप देखते हैं स्टोमेटा जो होते हैं वो दिन में ओपन होते हैं और नाइट में क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन ये स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा जो होते हैं ये उल्टे होते हैं, ये दिन में बंद रहते हैं और रात होते हैं ये खुल जाते हैं। तो इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के अंदर स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा पाए जाते हैं जो दिन में बंद रहते हैं और रात में ओपन होते हैं। दिन में बंद क्यों रहते हैं? क्योंकि दिन में टेम्परेचर कितना रहता है 50 to 60 डिग्री और 50 to 60 डिग्री टेम्परेचर रहता है तो इस टेम्परेचर पर ट्रांसमिशन रेट बहुत तेज होगी। अगर स्टोमेटा ओपन रहेंगे, स्टोमेटा अगर खुलेंगे तो स्टोमेटा ओपन रहने से, स्टोमेटा खुलने से ट्रांसपिरेशन यानी वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्लांट की डेथ हो जाएगी। और उस वाटर लॉस से बचने के लिए ये स्टोमेटा जो होते हैं ये स्कोटोएक्टिव टाइप के हो जाते हैं और सुबह होते ही जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। अब जब दिन में ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो वाटर लॉस तो कम हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाती है कि जब स्टोमेटा ऑफ हो जाते हैं तो फिर फोटोसिंथेसिस भी रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि CO2 आना भी बंद हो जाएगी। वाटर लॉस तो कम होएगा लेकिन साथ के साथ क्या होगा? CO2 भी आना बंद हो जाएगी। और तो अब ये किस तरह से उस चीज को मैनेज करते हैं वो ही जो है आपके CAM साइकिल के अंदर हमें पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस तो होता है इनके अंदर, लेकिन वो कैसे होता है। सबसे पहले अपन नाइट की बात करते हैं कि नाइट में क्या होता है, फिर डे की बात करेंगे कि दिन में क्या होता है। दो पार्ट में हमने इस साइकिल को डिवाइड कर रखा है। देखिए नाइट के अंदर वैक्यूल होती है बहुत बड़ी इनकी, तो हर सेल होती है, हर सेल के अंदर जो है वैक्यूल होती है और वैक्यूल के अंदर PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एक केमिकल होता है जो कि पड़ा हुआ यहाँ पर रहता है, जो कि 3 कार्बन वाला होता है। 3 कार्बन नंबर इसके अंदर होते हैं तो 3 कार्बन वाला होता है। ये PEP पेपकेज एंजाइम या PEP कार्बोक्सिलिक एंजाइम के प्रेजेंस में
CO2 एब्जॉर्ब करता है। ये सेम उसी तरह से है जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था C4 साइकिल में भी यही एंजाइम होता है, यही फॉस्फेनोल पाइरुवेट होता है और इसी की प्रेजेंस में ये CO2 जो है एब्जॉर्ब करता है और कोई OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है, सेम वैसा का वैसा ही। और फिर NADP की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होता है और NADP से NADPH2 बन जाता है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और कल हमने मैलेट लिखा था, मैलेट लिखो चाहे मैलिक एसिड लिखो बात है, ये मैलिक एसिड बन जाता है और फिर मैलिक एसिड यहाँ से सीधा वैक्यूल के अंदर पहुँच जाता है और वैक्यूल के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। नाइट के अंदर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है क्योंकि स्टोमेटा ओपन रहते हैं और स्टोमेटा ओपन जो रहते हैं वो CO2 कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं। CO2 कंटिन्यू एब्जॉर्ब करते रहेंगे और इसके अंदर कंटिन्यू मैलिक एसिड जो है वो इकट्ठा होता हुआ चला जाएगा। अब दिन भर ये काम हो गया, मैलिक एसिड इकट्ठा हो गया, अब सॉरी नाइट पूरी नाइट ऐसा काम होता रहता है। अब मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, सुबह होते ही स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं यानी CO2 बाहर से आना बंद हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन में वैक्यूल के अंदर पड़ा हुआ मैलिक एसिड बाहर निकलता है, ठीक है, क्योंकि रात भर इन्होंने क्या की थी, CO2 इकट्ठी की थी। वो मैलिक एसिड यहाँ बाहर निकलता है और वो मैलिक एसिड बाहर निकल के CO2 यहाँ पर रिलीज करता है और पाइरुवेट में बदल जाता है। जैसे ये CO2 रिलीज करता है तो उस CO2 का क्योंकि बाहर से तो CO2 आने की, ठीक है, वो CO2 का एब्जॉर्प्शन C3 साइकिल द्वारा कर लिया जाता है और C3 साइकिल में कौन रहेगा, रूबिस्को, C3 साइकिल के द्वारा कर लिया जाता है। ये पाइरुवेट PPDK एंजाइम होता है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में वापस से PEP में बदल जाता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में बदल जाता है और दिन में ये मैलिक एसिड पाइरुवेट से होता हुआ वापस PEP में बदल के वापस कहाँ चला जाता है, वैक्यूल में चला जाता है और ये वैक्यूल में फिर से ये काम आता है PE, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है कंटिन्यू जो है ये प्रोसेसिंग चलती रहती है। फिर मतलब नाइट में CO2 कलेक्ट होती है और उसको दिन में यूज किया जाता है। तो नाइट में क्यों नहीं यूज किया जाता C3 साइकिल में, नाइट में भी तो वो रूबिस्को में ही रहता है, नाइट में क्यों नहीं यूज करता है? इसका रीजन मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि डार्क रिएक्शन जो होती है उसका नेम डार्क है केवल, बट रूबिस्को को एक्टिव होने के लिए किसकी जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है। यानी कि रूबिस्को कभी भी नाइट में काम नहीं करता है, नाइट में कभी भी एक्टिव नहीं होता है, रूबिस्को हमेशा दिन में एक्टिव होता है। तो नाइट में भी CO2 ये ले सकता था और बना सकता था, बट रूबिस्को नाइट में एक्टिव होता ही नहीं है, इसलिए C3 साइकिल नाइट में चल ही नहीं सकता। C3 साइकिल केवल और केवल कब चलेगा, दिन में चलेगा, केवल डे में चलेगा। तो इस वजह से ये प्रोसेसिंग कंटिन्यू जो है यहाँ चलती रहती है और इस तरह से ये अपने आप को जो है बचाते हुए और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। किससे बचाता है, हाई टेम्परेचर से, और हाई टेम्परेचर से बचाता है और ज़्यादा वाटर लॉस जो होता है, हाई वाटर लॉस जो होता है उससे बचाने का काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट के अंदर एक तरह का एडेप्टिव फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इसको माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन की। देखिए रेस्पिरेशन वर्ड आपने सुना ही है। रेस्पिरेशन में नॉर्मली आप देखते हैं कि ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है। तो लाइट की प्रेजेंस में अगर इस तरह का होता है, ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है, तो उसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। वैसे प्लांट के अंदर 24 आवर्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है और फोटोसिंथेसिस ओनली कब चलता है, डे टाइम में चलता है, क्योंकि नाइट में नहीं चल सकता। नाइट में जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाती है क्योंकि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों को ही लाइट की नीड होती है, इस वजह से वो वहाँ पर रुक जाती है।
फोटो रेस्पिरेशन थोड़ी सी डिफरेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, ये अलग टाइप का एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है जो कि रेस्पिरेशन से भी डिफरेंट है और फोटोसिंथेसिस से भी डिफरेंट है, दोनों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले वॉरबर्ग ने इसको एब्जॉर्ब किया था और उसने ये बताया था कि जब समर के अंदर जब हाई टेम्परेचर हो जाता है और सन की रेज बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो वैसी कंडीशन में जो है प्लांट CO2 निकालना स्टार्ट कर देता है। आपको पता है दिन में प्लांट अगर हम नॉर्मल ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि दिन में प्लांट क्या करता है, O2 रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं दिन में। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, हालांकि रेस्पिरेशन भी होता है बट उसकी रेट बहुत कम होती है, तो CO2 तो बाहर निकल नहीं पाती, उसका तो यूज किस में हो जाता है, तुरंत फोटोसिंथेसिस में हो जाता है। और फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत फास्ट होती है, इसकी वजह से दिन के समय में ऑक्सीजन ही बाहर निकलती है। लेकिन जब हाई टेम्परेचर होता है तो वैसी कंडीशन में वॉरबर्ग ने सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जर्व किया था कि O2 की जगह CO2 निकलना स्टार्ट हो गई, और इसी को वोडकोव साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि ये फोटो रेस्पिरेशन है, जो लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होना शुरू हो गया, और लाइट यानी फोटोसिंथेसिस की जगह रेस्पिरेशन होना शुरू हो गया। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 ली जाती है और O2 दी जाती है, और फोटो रेस्पिरेशन में उल्टा हो गया, O2 लेना शुरू कर दिया और CO2 छोड़ना शुरू कर दिया, और ये प्रोसेस जो है प्लांट के लिए बहुत हार्मफुल है। फोटो रेस्पिरेशन ये केवल हाई टेम्परेचर कंडीशन में ही होती है, अदरवाइज नहीं होती है। ठीक है, अब इससे बचने के लिए क्या करता है प्लांट, ये आपको पता है, C4 साइकिल चलाता है। क्या करता है इससे बचने के लिए, C4 साइकिल चलाता है, या फिर CAM साइकिल चलाता है। ये हमने अभी पढ़ा है थोड़ी इससे पहले वाली क्लास में, CAM साइकिल चलाता है इससे बचने की, एक तरह का एडेप्टेशन है। जब मैं C4 साइकिल आपको बता रहा था, उस समय कहा था कि फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए C4 साइकिल डेवलप हुआ है प्लांट के अंदर, उससे बचने के लिए, और CAM साइकिल भी उसी से बचने के लिए डेवलप हुआ है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन वोडकोव ने बताया कि इसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहेंगे, और क्यों होता है ऐसा, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है रूबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज दो साइट होती है इसके अंदर, इस एंजाइम के अंदर दो साइट होती है, एक तो कार्बोक्सिलेज वाली साइट होती है जो कि CO2 का फिक्सेशन करती है, एक ऑक्सीजनेज वाली साइट होती है जो कि O2 का फिक्सेशन करती है। ये साइट लो टेम्परेचर पर एक्टिव नहीं होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये एक्टिव नहीं होती है, सर्दियों में एक्टिव नहीं होती है, ठीक है, नॉर्मल मॉर्निंग इवनिंग में भी एक्टिव नहीं होती है, लेकिन नून टाइम के अंदर, आफ्टरनून में या नून टाइम में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तब टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये कार्बोक्सिलेज तेजी से काम करना शुरू करता है और ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर देता है, और जब ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो इस हाई कंसंट्रेशन की वजह से ये भी एक्टिव हो जाता है। जब ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगी तो ऑक्सीजनेज एक्टिव हो जाता है, और जब ऑक्सीजनेज एक बार एक्टिव हो जाता है तो फिर ये डीएक्टिव हो जाता है, और ऑक्सीजनेज एक्टिव होने के बाद में ये फोटोसिंथेसिस करना तो बंद कर देता है, और क्या करता है, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है। और प्लांट को जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस चल रही थी, उसके फूड खाना बनाने की प्रोसेस चल रही थी, फोटोसिंथेसिस, वो रुक कर क्या हो जाता है, एक हार्मफुल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और उसका बहुत बड़ा लॉस इसको होता है। इसके अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 2 कार्बन वाला बनता है, इसलिए इसको हम C2 साइकिल भी कहते हैं, या उसका नेम जो है ग्लाइकोलाइट है, ग्लाइकोलाइट बनता है, इस वजह से इसको ग्लाइकोलाइट साइकिल के नेम से भी हम जानते हैं। और इसकी कंप्लीट स्टडी टेकर एंड टियो, 2 साइंटिस्ट ने की थी, और इन्होंने बताया था कि 3 सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर काम आते हैं। कितने सेल ऑर्गेनल्स काम आते हैं, 3 सेल ऑर्गेनल्स इसमें काम आते हैं। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट,
सेकंड है पेरोक्सिसोम और थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों मिलकर C2 साइकिल रन करवाते हैं। ठीक है, एक के बाद ये तीनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ये जुड़कर जो है C2 साइकिल को चलाते हैं। अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे कि किस तरह से ये साइकिल चलता है, इसकी बात हम कल करेंगे।